नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों आइए इस श्रृंखला में एक और वीडियो जोड़ा जाए और कुछ नई चीज़ें और सीखा जाए जिसका लाभ हम लोग सीटेट के पेपर में उठा सके। दोस्तों शुरू से हम लोग बहुत चीज़ सीखते आ गए हैं और आगे भी कुछ और सीखेंगे। आइए दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट किया जाए क्योंकि ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालक के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर एक वर्ड दिया है, क्या? भौतिक एवं सामाजिक दुनिया। वर्ड क्या है? भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, किसी बालक के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। अब देखिए क्या कह रहा है। प्राकृतिक, अनुवांशिकता, पोषण, गुणसूत्र। अब देखिए अनुवांशिकता तो भौतिक और सामाजिक है नहीं, सामाजिक अनुवांशिकता तो जेनेटिक होती है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या? पोषण। पोषण भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो बालक को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। क्या करता है? तो बालक को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। पोषण का योगदान होता है दोस्तों, क्योंकि जब अच्छा पोषण होगा तो उसका विकास पर भी कुछ असर पड़ता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है कि आप लोग इस समय अगर एक बार इसे देख लेंगे तो आपका अगर सामने यह क्वेश्चन आता है तो आप लोग का 1 नंबर यहाँ से आराम से बन जाएगा। आइए फिर कुछ आगे बात करते हैं। कह रहा है पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। कह रहा है क्या? रचनावादी कक्षा है। रचनावादी का मतलब आप लोग जानते हैं कि क्या? रचना करने वाला, रचना करने वाला यानी कि क्या? अपसारी। ठीक, अपसारी का मतलब क्या? जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग का हो, न कि कन्वर्जेंट। तो कह रहा है क्या? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। बड़ों का अनुसरण करके सीखते हैं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पियाजे साहब किस पर जोर देते हैं कि बच्चे अपनी गतिविधियों से सीखते हैं। मतलब क्या? वो ज्ञान के निर्माण करते हैं। कैसे? तो स्वतः स्फूर्त गतिविधियों के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर एक बार और आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है क्या? कथन ए बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित सामग्री समृद्धि परिवेश आवश्यक है। अब देखिए मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। ठीक है, और किस में? तो प्राथमिक स्तर पर। और किसके विकास में? तो भाषाई विकास में। ऐसे दोस्तों अगर क्वेश्चन को आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा चीज समझ में आएगा। जैसे उसमें से देखिए कभी भी सीटेट के क्वेश्चन को जहां पर आपको लग जाए कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है तो उसे आप 2-3 भागों में पढ़िए। और 2-3 भागों में कैसे पढ़ा जाता है? तोड़ तोड़ के। जैसे भाषाई विकास, प्राथमिक स्तर, मुद्रित समृद्ध परिवेश, अगर ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपका उसका समझ विकसित होगा। उसका कारण कह रहा है भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंटेड समृद्ध परिवेश की बात कर रहा है और यहाँ पर कह रहे भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह तो बात सही है क्या कि भावना का भी अधिगम में, इमोशन का सीखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और कह रहे बच्चों को भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर कक्षाओं के मुद्रित समृद्ध परिवेश भी आवश्यक है। दोनों बात सही है। यानी कि देखिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन ए का आर से किसी प्रकार संबंध है? आप बताइए। यहाँ पर प्रिंटेड सामान की बात, मतलब प्रिंटेड सामग्री की बात कर रहा है,
या प्रिंटेड समृद्ध परिवेश की बात कर रहा है और यहाँ पर इमोशन की बात कर रहा है, तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों सही है। यानी क्या, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि क्या, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देखते हैं, फिर क्या, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कि कथन भी कारण का या कारण भी मतलब कारण भी कथन का कोई व्याख्या नहीं दे रहा है। सही तो दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो और ही इजी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन बशर्ते बात है इसको पढ़ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आराम से उसे तोड़ तोड़ कर पढ़ना चाहिए। यदि आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन वह आराम से बन जाएगा। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और अपना नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। आइए फिर कुछ और सीखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, पीटर कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल रहूंगा। यह क्या दर्शाता है? कभी भी कोई स्टूडेंट अपने को, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, यह मतलब ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पीटर वाला, ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पर अधिगम असतता दिखाया जाता है। यानी क्या, यानी स्टूडेंट के अंदर अब क्या हो गया है, वो सोच रहा है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। क्या दोस्तों, कि मतलब कि मैं अब पढ़ नहीं पाऊंगा। वह अधिगम को एक बोझ के रूप में मानता है और उसके दिमाग में ये भी बात बैठ गई है कि मेरे से यह कार्य नहीं होगा। तो वहां पर क्या होता है, कह रहा है क्या, पीटर कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? अपसारी चिंतन। तो ऐसा कोई बात नहीं है। स्वतः यथार्थता, सीखी गई निस्सहायता, बेचारेगिरी, उपलब्धि परिपक्वता। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हम लोग का सही किया है सीखी गई निस्सहायता, यानी कि उसको लग रहा है कि मैं अब निस्सहाय हो गया हूं और मेरे से यह कार्य नहीं होगा। तो जब भी बच्चा अपने को असहाय बताने लगे तो आप वहां पर समझ जाइएगा कि अधिगम, उसको लग रहा है कि मैं अब अधिगम नहीं कर पाऊंगा, यानी अपने आप को वह बेचारा फील कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? तो वो खुद को बेचारा फील कर रहा है। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 257 के द्विआधारी प्रतिनिधित्व में द्विआधारी अंकों की संख्या क्या है, कितनी है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, इसको हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, 257 के द्विधारी प्रतिनिधित्व में अंकों की संख्या पूछ रहा है। कितने को लिखना है? तो 257 को। तो एक बार आप इस प्रकार किसी भी संख्या को लिख लीजिए और यहाँ पर 2 से डिवाइड देना चालू करिए। किससे? 2 से। देखिए 1 2 और 8 दूनी का 16, नहीं कटेगा, एक बचेगा ना, जो बचे आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो एक बचा, लग गया। फिर ऐसे खांचिए, फिर 2 से दीजिए, तो कितना, 6 4, कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिख दीजिए। फिर दीजिए 2 से, तो 3 2, कुछ भी नहीं बचा तो फिर 0 लिख दीजिए। फिर दीजिए 2 से, तो क्या बचा, ये 16 हो गया, कुछ नहीं बचा, फिर 0। फिर 2 से दीजिए, तो ये हम लोग का कितना हो गया, 8, फिर कुछ नहीं बचा, 0। फिर 2 से दीजिए, तो फिर 4, कुछ नहीं बचा, 0। फिर 2 से दीजिए, तो ये 2, ये 0। फिर 2 से दीजिए, तो ये 1 और ये 0। अब देखिए क्या पूछा है कि अगर इसको लिखा जाए तो अंकों की संख्या, अंकों को गिनिए। देखिए एक, अब यहां से लिखना चालू करिए ऐसे। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
कितने अंक हम लोग को मिले, तो हम लोग के 9 अंक मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर इसको हम लोग देखते हैं। कभी भी करें तो आप जो अंक दिया है वैसे देकर ऐसे एक खींच लीजिए आप आराम से, ऐसे, ठीक। और उसके बाद देखिए 2 से डिवाइड करना चालू करिए, तो 257 है, यानी कि 257 है। इसे हम 2 से करेंगे तो आधा 128 हो जाएगा, लेकिन एक बचेगा, तो जो बचा उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद फिर 2 से, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो यहाँ पर 0 भर दीजिए। फिर 2 से कट जाता है, जब पूरा कट जाता है तो हमारा कुछ नहीं बचा, यानी कि 0, आप 0 लिखते जाइए। फिर 2 से देंगे तो ये 16 हो गया, 0 हो गया। फिर 2 से देंगे तो ये 8 हो गया, 0। फिर 2 से देंगे तो ये 4 हो गया, 0 हो गया। फिर 2 से देंगे तो 2 हो गया, 0। फिर 2 से देंगे तो 1 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से आप अंकों गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम लोग अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अंकों की संख्या ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9 हो जाएगी। आइए फिर और देखते हैं दोस्तों, इस प्रक्रिया को आप लोग सीखिए, क्योंकि इससे आप लोग को एक सवाल देखने को मिलेगा। आइए फिर नीचे देखते हैं, कह रहा है क्या 36, 54 और 60 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच समापवर्त्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करना है हम लोग का। अब देखिए 36, 54 का ये क्या कर रहा है, लसा की बात कर रहा है, यानी कि एलसीएम, ठीक। और मसा की बात कर रहा है इसी संख्या की, यानी कि एचसीएफ। कह रहा है क्या, एचसीएफ कह रहा है इसके दोनों के बीच अंतर। तो देखिए 36, 54 और 60, इसका आप एलसीएम आराम से निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे, आप आराम से पहले 2 से कटाइए, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 18, ठीक। ये कितना हो जाएगा हम लोग का 27, और ये 30 दूनी का 60। फिर 2 से कटाइए तो 9, फिर हम लोग का ये 27, ये हम लोग को हो जाएगा कितना 15। जब देखिए 3 से कटाइए तो ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक। और ये हम लोग कितना हो गया, तो 5 हो गया। फिर 3 से तो 1 3 5, फिर 3 से और 5 से। अब इसको गुणा करा दीजिए, देखिए पंक्तियां 15, 15 तिया 45। अब देखिए 45 दूनी का 90, 90 दूनी का 180, और 180 में आप 3 से गुणा करेंगे तो 18 तियाई 54, यानी कि 540। 540 हम लोग क्या आ गया, तो इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया, तो 540, यानी कि लसा, ठीक। अब इसका मसा निकालते हैं। देखिए 36, 54 और 60, जो छोटा है उसके बड़े वाले में भाग दीजिए। तो आप 36 से किस में, 54 में भाग दीजिए। देखिए एक बार जाएगा तो ये 36 हो गया। अब देखिए 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 1 18, ये 18 दूनी का 36, ये हम लोग का कट गया। अब देखिए कितना बचा 18, फिर आप 18 से 54 60 में भागा दीजिए, 18 आई 54, ये कितना हो गया 6 और 18, 36 18, यानी कि मसा हम लोग का कितना हो गया, मसा हम लोग का हो गया 6। अब देखिए लसा 540 और मसा 6। अब बताइए लसा में से मसा घटाएंगे, 540 में से आप 6 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 534। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसका लसा, तो इसका हम लसा निकाल लिए, हमको कितना मिल गया है, ये 540। इन सबको गुणा कराइए, पंक्तियां 15, 15 तिया 45, 45 दूनी का 90, 90 दूनी का 180, 180 में 3 से गुणा करेंगे तो 540, ठीक है। वैसे ही देखिए इसका जब हम मसा निकाले तो हमारा कितना आ गया, जब 36 से 54 में दिए तो 18, फिर 18 से 36 में दिए तो ये कट गया, फिर 18 से 60 में दिए तो हमारा कितना 3 बार, फिर 6, 6 से 18 में दिए, यानी कि मसा हमारा हो गया 6। अब 540 में से हम 6 को निकाल दिए तो कितना बजा 534, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि इन क्वेश्चनों को मैं अगर आप लोगों को समझा पाया हूं, यानी कि स्पष्ट कर पाया हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।